हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर और पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर से लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मेरा सेकेंड यूनिट चल रहा है और सेकेंड यूनिट में मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं। संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको पद सोपान बता दिया है, नियंत्रण का क्षेत्र बता दिया है, आदेश की एकता बता दिया है और आज मैं आप लोगों को समन्वय बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या है? जैसा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न संगठन कार्य करते हैं और विभिन्न संगठनों के अंतर्गत समन्वय अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। समन्वय के अंतर्गत हम एक दूसरे विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि समन्वय का मतलब तालमेल स्थापित करना। तालमेल, जब विभिन्न विभाग होते हैं संगठन के अंतर्गत तो विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये विभिन्न विभाग हैं तो विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। यानी कि विभिन्न विभागों का एकीकरण करना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। यदि हम एक दूसरे के कार्यों में समन्वय नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कार्य अच्छी तरह से संपादित नहीं हो सकते हैं। जो हमारे संगठन के उद्देश्य होते हैं, संगठन के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समन्वय का होना बहुत जरूरी है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच समन्वय होना चाहिए, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए और विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय होना चाहिए, उनके विचारधारा के बीच समन्वय होना चाहिए, कार्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। यदि लोगों के बीच, संगठन के अंतर्गत लोगों के बीच और व्यक्तियों के बीच, विभागों के बीच, अभिकरणों के बीच किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं होता है तो कार्य आसानी से नहीं हो सकते हैं। कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है, कार्यों में दोहराव पैदा हो जाता है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक लड़का होता है, एक लड़का, उसको ट्रेन से कहीं जाना होता है, सुबह 4 बजे जाना होता है, ट्रेन से 4 बजे कहीं जाना होता है उसको सवेरे। तो वह खा पी के फिर रात का डिनर करने के पश्चात सो जाता है। तो उसके पिता आते हैं और वह सोचते हैं कि बेटे को कहीं 4 बजे जाना है, बेटे को 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो वो उसके पिता क्या करते हैं, इसका पिता क्या करता है, घड़ी को 30 मिनट फास्ट कर देता है। फिर इसकी माँ भी आती है, माँ भी क्या करती है कि घड़ी को 30 मिनट फास्ट कर देती है। तो इस तरह से 1 घंटा घड़ी फास्ट हो जाती है, 1 घंटा घड़ी फास्ट हो जाती है। और वह सवेरे जब उठता है तो वह देखता है कि वह 1 घंटे पहले ही उठ गया है, 1 घंटे पहले ही उठ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माँ बाप जो लड़का है और उसके माँ बाप हैं, तो माँ बाप के कार्यों में सहयोग तो था लेकिन समन्वय नहीं था। समन्वय के कारण ही 1 घंटा बिफोर वह लड़का उठता है और फिर उसको वह एक घंटा पहले ही तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समन्वय के अभाव में हम किसी कार्य को उचित प्रकार से संपादित नहीं कर सकते हैं। विभिन्न अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जब हम किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यक्ति संलग्न होते हैं और विभिन्न विभाग भी कार्य करते हैं। ऐसे में सभी विभागों में सभी व्यक्तियों के बीच कार्यों का समन्वय होना बहुत जरूरी होता है। आइए हम समन्वय की परिभाषा देखते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा समन्वय की क्या परिभाषा दी गई है। जैसे कि हेनरी फेयोल कहते हैं कि समन्वय से अभिप्राय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सरल हो जाए। समन्वय से अभिप्राय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सरल हो जाए और सफलता प्राप्त किया जाए। यानी कि हेनरी फेयोल का कहना है कि समन्वय से तात्पर्य होता है कि संगठन के सभी कार्यों में एक रूपता लाना ताकि हम उद्देश्यों को शीघ्र पूरा कर सकें। वहीं चार्ल्स वर्थ का कहना है कि उद्यम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय कुछ भागों में
एक सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। चार्ल्स वर्स क्या कहते हैं कि उद्यम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय कुछ भागों का एक सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। वहीं न्यूमैन का कहना है, न्यूमैन का कहना है कि समन्वय का संबंध व्यक्तियों के एक समूह के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ने तथा उनमें एक रूपता लाने से है। एक रूपता लाने से यानी कि विभिन्न जो कार्य होते हैं वह व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाता है समन्वय के अंतर्गत और कार्यों में एक रूपता लाया जाता है। वही टेरी महोदय का कहना है, टेरी महोदय का, कि समन्वय विभिन्न विभागों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है तथा उसकी गतिविधि एवं व्यवहार का समय के साथ ऐसा सामंजस्य है जिसमें प्रत्येक हिस्सा समग्र के उत्पादन के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान कर सके। वहीं शेकलर हडसन का कहना है, शेकलर हडसन का कहना है कि समन्वय कार्य के विभिन्न भागों का आपस में संबंधित करने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को आपस में संबंधित करने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो समन्वय है, समन्वय के द्वारा हम कार्यों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, कार्यों में एक रूपता लाते हैं, अपने उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं, दोहराव को रोकते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग का वातावरण का निर्माण करते हैं। तो समन्वय जो है एक हार के धागे के समान है। समन्वय एक हार के धागे के समान है जिसमें विभिन्न विभागों कार्यों का एकीकरण किया जाता है। जिस तरह से हम एक हार के अंतर्गत जैसे कि एक धागे में विभिन्न फूलों को पिरोते हैं, तो इस तरह से विभिन्न फूलों का समन्वय किया जाता है, एक ही धागे में समन्वय किया जाता है। इसी तरह से जो समन्वय है, प्रशासन के अंतर्गत जो समन्वय है वह प्रशासन के विभिन्न विभागों का एकीकरण है। विभिन्न विभागों में, विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न कार्यों का आपस में तालमेल बैठाना है ताकि विभिन्न समस्याओं को दूर किया जा सके, एकीकरण किया जा सके, सहयोग के वातावरण का निर्माण किया जा सके। आइए हम देखते हैं समन्वय की आवश्यकता हमें क्यों होती है, प्रशासन में समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि कार्यों में विभिन्न लोग संबंधित होते हैं तो सभी लोगों के बीच समन्वय करना जरूरी होता है, क्योंकि समन्वय सभी लोग नहीं करेंगे तो कार्य को हम आसानी से पूरा नहीं कर सकते हैं, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो समन्वय की आवश्यकता जो विभाग होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं और विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बीच संघर्ष और झगड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान सबको होता रहे, कार्यों की जानकारी सबको मिलती रहे, ताकि जो कार्य पूरा हो चुके हैं उस कार्य को दोबारा न किया जा सके। तो इसमें संप्रेषण का कार्य महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण के अभाव में हम समन्वय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सहयोग की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न विभागों में हम सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए एक दूसरे के कार्यों में हम समन्वय की स्थापना करते हैं। कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए या कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी कि विभिन्न विभागों में, व्यक्तियों में कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, ताकि कार्य दोबारा न हो सके। कभी कभी देखा जाता है कि एक विभाग एक कार्य करता है तो दूसरा विभाग भी उस कार्य को शुरू कर देता है, इसी कार्यों में दोहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कार्यों की दोहराव की स्थिति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों में, विभिन्न व्यक्तियों में समन्वय की आवश्यकता होती है। साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जो साधन होते हैं, जो प्रशासन में प्रशासनिक क्रियाओं के अंतर्गत जो विभिन्न साधन होते हैं, तो उन साधनों का उपयोग समुचित ढंग से किया जा सके, दुरुपयोग को रोका जा सके। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए और उसका समुचित उपयोग करने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। कार्यों में क्रमबद्धता लाने के लिए भी हमें समन्वय की आवश्यकता होती है, चूँकि कार्य हमारा सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहे और कार्य क्रमबद्ध रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यानी कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें क्रमबद्ध ला सकें। इस क्रमबद्धता लाने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय के साधन कौन कौन से हैं? ये समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न विभाग जो होते हैं उन विभागों में संघर्षों को दूर करने के लिए, आपसी तनाव को दूर करने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। तो ये विभिन्न कारणों से, प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न कारणों से समन्वय की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं समन्वय के साधन कौन कौन से हैं, यानी हम किस तरह से समन्वय कर सकते हैं।
नियोजन, समन्वय का सबसे प्रथम साधन है नियोजन, यानी कि प्लानिंग। हम किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यह कहा जाता है कि एक अच्छी प्लानिंग की शुरुआत आधी सफलता है। यदि हम अपनी योजनाएं अच्छी तरह से बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आधी सफलता हमको प्राप्त हो जाती है। यदि योजना में कहीं भी कमी होती है तो फिर हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये जो नियोजन है, प्लानिंग हम तैयार करते हैं संगठन के अंतर्गत। हम प्लानिंग तैयार करते हैं। जो प्रबंधकीय वर्ग होता है, यह प्रबंधकीय वर्ग विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। उस योजनाओं में कार्यों का बंटवारा करता है कि किसको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबको कौन कौन से कार्य करने होते हैं, यह उत्तरदायित्व तो स्पष्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं। एक अच्छी प्लानिंग जो होती है वह अच्छी सफलता दे सकती है, और प्लानिंग के द्वारा हम समन्वय की स्थापना कर सकते हैं। संगठनात्मक युक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक युक्तियाँ होती हैं। ये संगठनात्मक युक्तियाँ क्या होती हैं? संगठन में विभिन्न प्रकार के उपाय लगाए जाते हैं। संगठन में विभिन्न उपायों के द्वारा समन्वय की स्थापना की जाती है। जैसे कि हम संगठन के अंतर्गत वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। वर्कशॉप यानी कार्यशाला का आयोजन करते हैं, या सम्मेलन का आयोजन करते हैं, गोष्ठियों का आयोजन करते हैं। सम्मेलन और गोष्ठियों के द्वारा कार्यों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाती है। सबको उत्तरदायित्व तो बताए जाते हैं। कार्यों के बारे में बताया जाता है कि कौन सी कार्य कैसे सबको करना है, यानी कि एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग सबको दी जाती है। इसके अलावा कुछ विभागीय समितियां होती हैं, कमेटी होती है। उस कमेटी के द्वारा भी कमेटी बनाकर विभागीय कार्यों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। या फिर अंतर विभागीय समिति होती है, यानी कि विभिन्न विभागों की एक समिति होती है। और यह समिति क्या करती है? यह समिति सूचनाओं का आदान प्रदान करती रहती है, संप्रेषण करती रहती है कि और कार्यों को, और जो प्लानिंग है और जो कार्य हैं सबको वह विभाजित करती रहती है कि कौन से कार्य किए जाने हैं, कौन से कार्य संपन्न हो चुके हैं। तो इस तरह से जो अंतर विभागीय कमेटी बनाई जाती है, यह अंतर विभागीय कमेटी सभी विभागों के कार्यों पर वह कमांड रखती है, वह नियंत्रण रखती है, और सबको उत्तरदायित्व सबको कार्यों के बारे में वह बताती रहती है, यानी कार्यों की समीक्षा करती रहती है। इसके अलावा है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यह जो कैबिनेट होता है, यानी कि जो मंत्रिमंडल होती है, यह मंत्रिमंडल समस्त विभागों पर नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि हर विभाग के एक मंत्री होते हैं। तो सारे जितने भी विभाग होते हैं प्रशासन में, सभी विभागों का जो मंत्री होता है वही विभाग का अध्यक्ष होता है, वही विभाग के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो विभिन्न मंत्री की जो बैठकें होती हैं, वह बैठकों के द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना करते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इसमें जितने भी सचिवगण होते हैं वह सचिवगण अपने सभी विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं। जितने भी सचिव होते हैं सब अपने अपने विभागों के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, और यह विभिन्न विभागों के साथ बैठकर सम्मेलन करके, गोष्ठियां करके समन्वय का प्रयत्न करते हैं। यानी कि विभिन्न समस्याओं को सुलझाते हैं, विभिन्न संघर्षों को सुलझाते हैं, और जो कार्य करने में बाधाएं आ रही होती हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाओं का मूल्यांकन, जब वैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी, जो संगठन के द्वारा विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं या कार्य किया जाता है, इन कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन होता रहना चाहिए। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा संगठन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी कि संगठन के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा ही एक अच्छा प्रशासन हम दे सकते हैं, इस समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं। यानी कि अच्छा प्रशासन का विकल्प क्या है? कार्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और कार्यों के मूल्यांकन के दौरान जो कमियां आ रही हैं प्रशासन में, उन कमियों को दूर करना चाहिए। वित्त मंत्रालय जो होता है, यह समन्वय का सबसे बड़ा साधन होता है। यानी कि सभी विभागों के ऊपर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण होता है। सभी विभागों का जो लेखा जोखा है वित्त मंत्रालय के पास रहता है, और विभिन्न विभाग जब अपना बजट इनके पास भेजते हैं, वित्त मंत्रालय के पास जब बजट भेजते हैं, तो वह बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता रहता है। संचार के साधन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार के साधन है, यानी कि जो संप्रेषण के साधन होते हैं, संचार के साधन होते हैं, यह भी लोगों के बीच समन्वय की स्थापना का प्रयास करता है। जैसे कि
वर्तमान समय में टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, ये सब संप्रेषण के साधन है, सूचना के साधन है, जो सूचना के साधन है। यानी कि सूचनाएं हम लिखित दे सकते हैं और अलिखित दे सकते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग को लिखित सूचनाएं देता है या मौखिक वार्ता करता है। मौखिक वार्ता के द्वारा कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। तो जब कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है तो इस तरह से कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात ही समन्वय की स्थापना स्वयं ही हो जाती है। यानी कि हम लिखित सूचनाओं के द्वारा, अलिखित सूचनाओं के द्वारा अधिकारीगण को, उच्चाधिकारी को हम अपने कार्यों के बारे में अवगत कराते रहते हैं, कार्य योजना से अवगत कराते रहते हैं और इस तरह से हम कार्यों के दोहराव को रोक सकते हैं। तो संप्रेषण के द्वारा भी समन्वय की स्थापना की जा सकती है। यानी कि संप्रेषण का मतलब हमको भी जानकारी में होनी चाहिए, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है प्रशासन के अंतर्गत। यह एक डीएम को जानकारी, डीएम के नॉलेज में होना चाहिए। जो प्रशासक है, प्रशासक के नॉलेज में होना चाहिए कि उसके जितने भी अधिकारी हैं, एक प्रशासक के अधीन जितने अधिकारी होते हैं, जिसको हम अधीनस्थ अधिकारी बोलते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्यों को किया जाना चाहिए। तो उन कार्यों की जानकारी प्रशासन को होनी चाहिए। यानी कि जब उस कार्यों की जानकारी प्रशासन को होगी तो वह एक ही कार्य को दोबारा करने के लिए आदेश नहीं देगा। वह जब उसके नॉलेज में होगा कि यह कार्य संपन्न किया जा रहा है तो उस पर वह दोबारा आदेश पारित नहीं करेगा या दोबारा उस विभाग को आदेश नहीं देगा। तो इस तरह से कार्यों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। तो संचार साधन समन्वय का एक अच्छा माध्यम है। इसके अलावा अनौपचारिक साधन होते हैं, कुछ इनफॉर्मल साधन होते हैं। ये सब तो फॉर्मल साधन हो गए। फॉर्मल साधन, अनौपचारिक साधन, जैसे कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संबंध, जो ऑफिशियल संबंध, जो ऑफिस में संबंध स्थापित कर लेता है। यानी कि ऑफिस के बाहर, जो ऑफिस से हटकर जो उसका व्यक्तिगत संबंध होता है, वह व्यक्तिगत संबंध, उस व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी समन्वय, किसी भी विभाग में समन्वय की स्थापना की जाती है। जैसे कि एक उच्च अधिकारी जो होता है वह कहीं छुट्टी पर चला जाता है तो अपने अधीनस्थों से कह देता है कार्यों को करने के लिए, उसके अधीनस्थ उसके कार्यों को करते रहते हैं। यानी कि उसके अधीनस्थ उसके कार्यों को करते रहते हैं। तो इस तरह से समन्वय की स्थापना होती है। अधिकारी में और अधीनस्थ में समन्वय होता है, अधिकारी कर्मचारी के बीच समन्वय होता है। तो जो ऑफिस से हटकर जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जो उनका भावनात्मक लगाव एक दूसरे से हो जाता है और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। यानी कि एक अधिकारी की अनुपस्थिति में उसका कार्य एक अधिकारी के अनुपस्थिति में उसका कार्य उसके अधीनस्थों के द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस तरह से जो औपचारिक साधन होते हैं, इस तरह से जो औपचारिक साधन होते हैं वह भी समन्वय का एक मुख्य साधन होता है। आइए देखते हैं समन्वय के रूप। समन्वय कितने प्रकार के होते हैं या कितने रूप होते हैं। देखिए, समन्वय के दो रूप होते हैं। ऊर्ध्वाधर समन्वय, जिसको हम वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दूसरा समतल या पार्श्विक समन्वय, हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर समन्वय का मतलब होता है कि जो एक उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थों से होता है। यानी कि ये जो उच्च अधिकारी है, अपने अधीनस्थ के बीच जो ये संबंध स्थापित करता है या आदेश देता है, निर्देश देता है, यह क्या है होता है, ऊर्ध्वाधर समन्वय होता है। यानी कि वर्टिकल होता है, यह वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होता है कि जब एक अधिकारी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन अधीनस्थों के द्वारा किया जाए तो अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दे। तो यह प्रक्रिया जो होती है यह वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहलाती है। यानी कि ऊर्ध्वाधर समन्वय कहा जाता है जब एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी के साथ संबंध स्थापित करता है या वह निम्न अधिकारी को कुछ आदेश देता है। इनके बीच जो संबंध होता है उसी को हम ऊर्ध्वाधर समन्वय कहते हैं। एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो कार्य कराता रहता है, इस अधीनस्थ के विभिन्न अधीनस्थ होते हैं। और दूसरा जो है समतल या पार्श्विक समन्वय, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। यह जो होता है, जो समतल समन्वय होता है या पार्श्विक समन्वय है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यह पैरेलल होता है। यह क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है। एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश नहीं देता है, वह अपने समकक्ष के अधिकारी के साथ मिलजुल कर कार्य करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पार्श्विक समन्वय कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक समकक्ष अधिकारी एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं
और कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं। योजनाएं करने के पश्चात वह उत्तरदायित्व का बंटवारा करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं समन्वय में बाधाएं। समन्वय में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं समन्वय स्थापित करने में। जैसे विभिन्न विभाग जो होते हैं, विभिन्न विभाग हैं, अभिकरण हैं, व्यक्ति हैं, व्यक्ति या अधिकारी हैं, व्यक्ति हैं और विभिन्न साधन हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब किसी भी उद्देश्य को, इन्हीं सभी के द्वारा हम किसी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने एम्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न विभाग होते हैं प्रशासन के अंतर्गत, गृह विभाग होता है, रक्षा विभाग होता है, विदेश विभाग होता है, वगैरह वगैरह। और विभिन्न अभिकरण होते हैं, विभाग के कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न अभिकरण भी होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं, विभिन्न साधन होते हैं। तो इनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है, यानी कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम सभी विभागों, सभी व्यक्तियों के विचारधाराओं, सभी कार्यों में सभी साधनों का एकीकरण करते हैं। जब एकीकरण करके हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वह क्या हो जाता है? समन्वय हो जाता है। तो समन्वय में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं? समन्वय में सबसे पहली बाधा होती है अहम की भावना। जब व्यक्तियों में अहम की भावना हो जाती है, वह एक दूसरे के साथ संप्रेषण स्थापित नहीं करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं करना चाहते हैं, किसी कार्य के बारे में दूसरे को जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि ईगो की भावना जब आ जाती है तब समन्वय में कमी हो सकती है या समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न कार्यों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच समन्वय में कमी उत्पन्न हो सकती है या समन्वय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है संगठन का विस्तार होना। जब संगठन का बहुत अधिक विस्तार हो जाता है और उसमें बहुत अधिक एम्प्लॉय हो जाते हैं, बहुत अधिक कर्मचारी हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं, तो इतने संगठन में कर्मचारियों की भीड़ सी हो जाती है, तब समन्वय करने में हमें दिक्कत महसूस होती है, तब समन्वय करने में हमें समस्या उत्पन्न होती है। संगठन जितना भी छोटा होता है उतना ही समन्वय करना आसान होता है। संगठन जितना ही अधिक विस्तृत होता है, उनके कार्यों में, विभागों में समन्वय करना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। तो संगठन का अत्यधिक विस्तार होना, ये इससे भी समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है। कुशल नेतृत्व की कमी। जो कुशल नेतृत्व, प्रशासन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेतृत्वकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा एक उत्तम प्रशासन दे सकता है, सफल प्रशासन दे सकता है। ये कानून और शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है। जब प्रशासन के अंतर्गत कुशल नेतृत्व की कमी हो जाती है तब विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी कि कहने का आशय यह है कि कुशल नेतृत्व के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुशल नेतृत्व नहीं है तो अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि एक जो सेनापति है, जो युद्ध का सेनापति है, उसका नेतृत्व अच्छा है तो वह युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से देश का जो लीडर है, उसका नेतृत्व अच्छा है तो अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकता है। यदि वह नेतृत्व विहीन है, यदि देश या हमारा उद्देश्य नेतृत्व विहीन हो जाता है तो फिर हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं या फिर विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो कुशल नेतृत्व के द्वारा प्रशासन को मजबूत किया जा सकता है, प्रशासन के सभी विभागों का एकीकरण किया जा सकता है, प्रशासन के ऊपर कमांड और कंट्रोल और कमांड स्थापित किया जा सकता है। अयोग्यता। कभी कभी देखने में आता है कि प्रशासन में अयोग्य लोगों का प्रवेश हो जाता है, जिनके पास न तो कुशलता होती है, न तो ही कोई ट्रेनिंग उनके पास होता है, लेकिन वह प्रशासन में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह न तो तर्क संगत होते हैं, न तो विवेक संगत होते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब प्रशासन किया जाता है तो विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि साधन का उपयोग हमें कैसे करना है, नीतियाँ कैसे बनानी हैं, विभिन्न अभिकरणों को क्या दायित्व सौंपने चाहिए, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में अयोग्य व्यक्ति जब प्रशासन में प्रवेश कर जाते हैं तो समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है। तो पांचवी बाधा है मानव प्रकृति में विभिन्नता। चूँकि सभी व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं और इसलिए जब व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं
तो उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता रहता है। इन्हीं संघर्षों के समाधान के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में हम कैसे समन्वय स्थापित करें और विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में कैसे समन्वय स्थापित करें। तो चूंकि मानव प्रकृति की विभिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य करना चाहता है। कोई अनुभव के द्वारा कार्य करना चाहता है, तो कोई अपनी योग्यता के द्वारा कार्य करना चाहता है, कोई कुशलता के द्वारा कार्य करना चाहता है। तो विभिन्न व्यक्तियों की जो विचारधाराएं हैं, चूँकि विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, तो विचारधाराओं के आधार पर उनमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जब विभिन्नताएं होती हैं तो उसमें संघर्ष होता है। तो एक जो कुशल नेतृत्वकर्ता होता है, विभिन्न विचारों के बीच समन्वय स्थापित करके विभिन्न विचारों के बीच समन्वय स्थापित करके सभी व्यक्तियों को नियंत्रित करता है और उनको निर्देश देता है। तो मानव प्रकृति की विभिन्नता के कारण भी समन्वय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच। इसके अलावा विशेषज्ञता का अभाव, इससे भी समन्वय में बाधा पैदा होती है। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपे जाएं, तो उस कार्य के योग्य होना चाहिए, वह व्यक्ति उस कार्य के योग्य होना चाहिए, यानी कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो जब वह स्पेशलिस्ट होगा तो प्रशासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। जैसे कि हम जाते हैं, यदि व्यक्ति बीमार होता है तो एक डॉक्टर के पास जाता है, और यह जो डॉक्टर होता है व्यक्ति का डायग्नोसिस करता है और उस डायग्नोसिस के हिसाब से वह दवा देता है। और जब दवा देता है तो वह देखता है कि विभिन्न दवाओं के बीच, यानी कि जितने भी दवाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे। ऐसा न हो कि एक दवा दर्द दूर करती है तो दूसरी दवा दर्द बढ़ाने का काम कर दे। विभिन्न दवा जो देता है, चूँकि हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वह करीब 5-6 दवा लिखता है। 5-6 दवाओं में कम्बिनेशन होना चाहिए, कम्बिनेशन होता रहता है कि कोई दवा एक दूसरे के साथ रिएक्शन न करे। तो डॉक्टर को ये पता होता है, जो डॉक्टर होता है उसको ये पता होता है कि कौन दवा कब देनी है, कब खानी है, खाने का टाइम वह निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर जिस रोग का स्पेशलिस्ट होता है, उस रोग का डायग्नोसिस करके विभिन्न दवाओं देकर, विभिन्न दवाओं में कम्बिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करके वो मरीज को देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि किसको कब कब खानी है, कौन दवा खानी है। तो इसी तरह से एक प्रशासक भी होना चाहिए। जो प्रशासक होता है, इसी तरह से प्रशासक भी होना चाहिए। प्रशासक को विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको विभिन्न मामलों का जानकार होना चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, पब्लिक अफेयर का जानकार होना चाहिए, जनता के साथ मिलजुल कर रहने वाले प्रकृति का होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए, और कौन सा कार्य कब करना है इसके निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। जब किसी प्रशासक के अंदर ये सभी गुण विद्यमान होंगे, यानी कि वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगा, तब उसका प्रशासन सफल हो सकता है और तब वह विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके अपने लक्ष्यों को पूर्ति कर सकता है। लेकिन जो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, उनके द्वारा कार्य अच्छे ढंग से संपादित नहीं किया जा सकता है, प्रशासन में पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती है। तो इसलिए कुशल प्रशासन के लिए एक अच्छे विशेषज्ञ, एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं समन्वय की क्रियाएं। एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय में कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती हैं। समन्वय के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि जब हम किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग तैयार करते हैं और प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं प्लानिंग को संपादित करने के लिए। जैसा कि पोकोक है, और जैसा कि हेनरी फेयोल का पोकोक दृष्टिकोण है और लूथर गुलिक का पोस्टकार्ड दृष्टिकोण है। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, नियोजन तैयार करते हैं, फिर संगठन बनाते हैं और इसके द्वारा अपने एम्स को पूरा करते हैं। तो हमें जब हम प्लानिंग करते हैं या जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तभी से समन्वय का कार्य हमें प्रारंभ कर देना चाहिए।
विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच समन्वय का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। जब शुरू से ही हम विभागों के बीच, व्यक्ति के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित कर देंगे तो हमें शीघ्र ही अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, या भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। व्यक्तियों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व को लेकर कोई आपसी संघर्ष उत्पन्न नहीं हो सकता है। चूंकि हम संगठन बनाते समय और कार्यों को संपादित करते समय हम विभिन्न उत्तरदायित्वों का बंटवारा कर देते हैं, कार्यों का बंटवारा कर देते हैं, और शुरू से ही समन्वय रखने का प्रयास करते हैं विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच। तो इस तरह से किसी प्रकार का संघर्ष पैदा नहीं हो सकता है भविष्य में सारे कार्यों को आसानी से हम कर सकते हैं। दूसरा कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए। सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए अधिकारी और कर्मचारियों के बीच। समय समय पर मीटिंग होनी चाहिए, समय समय पर अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग में कार्य की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। कौन सा कार्य कब संपादित करने हैं इसका भी समय नियत किया जाना चाहिए। यानी कि अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग में सभी योजनाएं बनाई जानी चाहिए और विभिन्न विभागों को कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। समय निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह से कार्यों में दोहराव से बचा जा सकता है। इस तरह से विभिन्न विभागों में समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष संप्रेषण भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष संप्रेषण, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संप्रेषण होना चाहिए। जब उनके बीच प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है तब कार्यों का दोहराव नहीं पाया जाता है। यानी कि डायरेक्ट अधिकारी और अधिकारियों के बीच, कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संप्रेषण होना चाहिए। प्रत्यक्ष संप्रेषण से अधिकारी और कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का तनाव नहीं हो सकता है, किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं हो सकती है। इस तरह से प्रत्यक्ष संप्रेषण के द्वारा विभिन्न कार्यों और विभागों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। चौथा है सेवी वर्ग में आंतरिक विभागों की स्थापना। सेवी वर्ग में आंतरिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे जो विभाग है, एक विभाग है, इस विभाग में जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं तो कुछ कर्मचारियों को 5-7 कुछ कर्मचारियों को मिलाकर एक कमेटी बना दी जानी चाहिए। और इस कमेटी का काम क्या होगा? इस कमेटी का काम होगा कि इस पूरे विभाग का पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, जो कार्य सौंपे गए हैं उस कार्यों को संपादित कराना, कार्यों के दोहराव में रोकना। जब यह निरीक्षण करती रहेगी, आंतरिक विभाग जब निरीक्षण करता रहेगा तो इनके बीच विभागों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं उत्पन्न होगा और इनके कार्यों में एक रूपता और समरूपता बनी रहेगी। एक रूपता और समरूपता बनी रहेगी और अपने उद्देश्यों में जल्द सफलता प्राप्त किया जा सकता है, या प्रशासन में जल्द सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको समन्वय क्या है, समन्वय की परिभाषा, समन्वय की आवश्यकता और समन्वय के प्रकार और समन्वय के साधन और बाधाएं बताया। इसके साथ ही साथ मैंने समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए या समन्वय की क्रियाओं से भी अवगत आपको कराया। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रत्यायोजन। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।